हेलो छात्रों, कैसे हैं आप लोग। छात्रों, आज हम अध्ययन करेंगे भाषा के बारे में। हिंदी भाषा का अर्थ एवं परिभाषाएं और इन भाषा का जो विकास हुआ था, कब हुआ था, इसके इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। उद्भव के बारे में अध्ययन करेंगे, इसकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे, प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भाषा है क्या, इसका अर्थ क्या है। तो समानता सभी जानते होंगे कि भाषा जो है संपूर्ण जीवमंडल में केवल मनुष्य को ही भाषा का अमूल्य वरदान ईश्वर से मिला है। भाषा के कारण ही मनुष्य और सभी जीवधारियों में सर्वोत्तम स्थान है। मनुष्य ही ऐसा है जो सभी जीवधारियों में इसका सर्वोत्तम स्थान माना गया है। परंतु भाषा के जो आविष्कार के लिए पहले से ही मनुष्य का होना आवश्यक है। भाषा की एक मानवीय कलाकृति भाषा जो है एक मानवीय कलाकृति है। भाषा की उत्पत्ति वैज्ञानिकों के लिए एक मुख्य रहस्य माना गया है। अगर हम बात करें भाषा की, तो भाषा एक विचार विनिमय, भावाभिव्यक्ति, जो भावों की अभिव्यक्ति होती है वो, और एक सांकेतिक साधन माना गया है इसको। जहाँ तक अगर भाव अभिव्यक्ति की बात करें तो ये कार्य तो संसार के सभी प्राणी वह किसी न किसी रूप में करते रहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है मनुष्य भाषा के बारे में ही बात करता है, लेकिन भाषा का अगर हम बात करें सभी जीवधारी भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कुत्ता जो है भौं भौं की आवाज़ निकालता है, भौंकता है। ठीक है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करके, चूहे चूं चूं करके, मतलब जो भी आवाज़ होती है जिसकी, वो वही उसकी भाषा मानी जाती है। चिड़ियाँ ची ची करती हैं, कोयल कू कू करती है। ठीक है, छोटे से छोटे जीव में भी ये क्रिया देखी जाती है। अगर चींटियों की बात करें तो चींटियाँ भी, बात अलग है कि हम उनकी आवाज़ नहीं सुन पाते हैं, लेकिन चींटियाँ भी एक दूसरे से मुँह मिलाकर कुछ ना कुछ कहती हैं, अपना अभिव्यक्त करती हैं, उन विचारों का आदान प्रदान करती हैं। और ये सभी ने देखा है कि व्यापक अर्थ में अगर हम बात करें तो संसार के विभिन्न प्राणियों द्वारा प्रयुक्त जो भाव अभिव्यक्ति है, भावों की अभिव्यक्ति है, उनके इन साधनों जैसे अंग प्रत्यंगों के संचालन, भाव मुद्राओं और ध्वनि संकेतों को ही भाषा कहा जाता है, जो कि आपने संप्रेषण में पढ़ा होगा। ठीक है, इस अर्थ में अगर बात करें संसार के सभी प्राणियों की एक अपनी अपनी अलग अलग भाषाएं मानी गई हैं, परंतु विचार शक्ति विधाता ने किसको दी है? केवल मनुष्य को ही दी है, मानव को ही दी है, हमें दी है। वह भाव अभिव्यक्ति के साथ साथ विचार भी करता है और विचार विनिमय भी करता है। कौन? मनुष्य। ठीक है, हम लोग अपने आदि काल में अगर हम बात करें तो मनुष्य भी केवल भाव अभिव्यक्ति तक ही सीमित था, और तब ये कार्य प्रायः अंग प्रत्यंगों के संचालन, भाव मुद्राओं और विभिन्न प्रकार की ध्वनियों के माध्यम से करता था। आदि काल में जब स्टार्टिंग थी तब की बात है, उस समय भाषा का ज्ञान नहीं था, बोलने का ज्ञान नहीं था, परंतु धीरे धीरे उसने विचार प्रदान, निश्चित ध्वनि संकेतों और उन ध्वनि संकेतों के लिए निश्चित लिपि का विकास किया। आज जब हम भाषा की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य मनुष्य द्वारा विकसित इन ध्वनि संकेतों से ही होता है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि जो मनुष्य की भाषा है उसमें अंग प्रत्यंगों के संचालन और भाव मुद्राओं का कोई स्थान नहीं है। ऐसा नहीं है, उनका भी एक विशेष स्थान माना गया है। भाव एवं विचारों की स्पष्टता के लिए उनका उपयोग तो स्वाभाविकता होता ही है, लेकिन और भी होना चाहिए। इस अर्थ में भाषा केवल मनुष्य की एक विशेषता मानी जाती है। भाषा के कारण ही मनुष्य इतना एक उन्नत प्राणी बन सका है। बुद्धि तथा विचार चिंतन शक्ति के कारण ही मनुष्य भाषा की अधिकारी, जो भाषा का एक अधिकारी बन सका है। मुंह के अंगों की सहायता से विविध प्रकार की ध्वनियों को उच्चारण से वह भाषा को उत्पन्न करता है, जिससे अक्षर शब्दों से प्रकट करते हैं। आज भी मनुष्य की जो अनुभूतियाँ हैं उनको शाब्दिक भाषा से अभिव्यक्ति करना संभव नहीं है। उसकी जो अभिव्यक्ति है उसके लिए मूक भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। ये अक्सर व्यक्तियों को
कहते सुना होगा कि इसकी अभिव्यक्ति के लिए हमारे पास उपयुक्त तो शब्द नहीं होते हैं। ठीक है, तो मूक भाषा शरीर भाषा है। मूक भाषा का मतलब समझते होंगे कि मूक भाषा जो है एक शरीर की भाषा है। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में शोध अध्ययन जो किए गए हैं उनका निष्कर्ष भी ये निकला है कि शिक्षण की जो कक्षागत अंतःक्रिया है उसमें शाब्दिक अशाब्दिक 2 प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वो इनकी अंतःक्रिया में समान इनका विशेष महत्व माना गया है। ठीक है, 2 भाषा 2 प्रकार की मानी गई है, शाब्दिक और अशाब्दिक, वर्बल एंड नॉन वर्बल। उसके बारे में आपको पता होगा, मैंने क्लास में काफ़ी कुछ बताया था, कम्युनिकेशन जब पढ़ा था आपने तो। ठीक है, मनुष्य की जो भाषा है उसकी व्याख्या मुख्य रूप से समाजशास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों और भाषा वैज्ञानिकों ने की है। समाजशास्त्रियों ने तो स्पष्ट किया है कि जो भाषा का विकास है वो सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा होता है और सामाजिक अंतःक्रिया भाषा के माध्यम से होती है। इस प्रकार भाषा सामाजिक अंतःक्रिया का आधार एवं परिणाम दोनों ही हैं। भाषा के द्वारा ही मनुष्य सामाजिक समूह में संगठित होकर होते हैं और भाषा के द्वारा ही वे अपनी सभ्यता एवं संस्कृति का विकास करते हैं। भाषा मानव समाज के विकास की एक आधारशिला है। मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि से भाषा का जन्म मनुष्य के मनोवेगों, मनोभावों और विचारों की अभिव्यक्ति के प्रयत्न स्वरूप हुआ है और आज उसके द्वारा मनुष्य अपने मनोवेगों, मनोभावों और विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं। इस प्रकार जो है भाषा विचार प्रक्रिया का परिणाम एवं आधार दोनों माना गया है। भाषा को विचारों से भाषा का विकास होता है और भाषा से विचारों का विकास होता है। भाषा और विचार एक दूसरे पर क्या करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं या निर्भर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं इसका इतिहास के बारे में, इसका विकास के बारे में, भाषा का उद्भव और विकास के बारे में। तो भारत एक यूरोपीय कुल की भाषाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। ये स्पष्ट करता है कि जो यूरोपीय कुल की भाषाओं को बोलने वाले पूर्वज किसी युग में एक ही स्थान पर रहते थे तथा विभिन्न समय अवधियों में उनके समूह भिन्न भिन्न स्थानों में फैल गए थे। सन 1870 में अस्कोली नामक विद्वान ने, एक विद्वान था अस्कोली, इस विद्वान ने लैटिन और अवेस्त ध्वनियों का तुलनात्मक अध्ययन करने के पश्चात ये निष्कर्ष निकाला कि जो मूल भारोपीय भाषा हैं उनका कंठ ध्वनियाँ कुछ शाखाओं में कंठ और कुछ में संगशी जैसे शा, सा, ज रूप में परिवर्तित होकर विद्यमान है। तो एक विद्वान फ्रॉन विरेटके इन्होंने कहा था कि इन दोनों वर्गों को सतम और केंटुम वर्ग में विभाजित कर दिया। इन्होंने फ्रॉन विरेटके नामक विद्वान ने इन दोनों वर्गों को सतम और दूसरा केंटुम वर्ग में विभाजित कर दिया। इस प्रकार हिंदी भारोपीय परिवार की भारत ईरानी उपकुल की सतम उपशाखा के अंतर्गत आती है। इस उपकुल की जो शाखा भारत में रही उससे भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ। ठीक है, हालांकि संस्कृत में, अगर संस्कृत के कुछ विद्यार्थी होंगे उन्होंने संस्कृत में पढ़ा होगा, बताया था मैडम ने। ठीक है, यह है भारोपीय परिवार। इसके बारे में अगर हम बात करें इस उपकुल की जो शाखा भारत में रही उससे भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ। निम्नलिखित ये जो रेखा चित्र बना हुआ है फ्लोग्राफ, इसके माध्यम से आप जो समझ सकते हैं। जैसे यह है भारोपीय परिवार। भारोपीय परिवार को, एक मिनट, ये ठीक है, किधर गया, ये भारोपीय परिवार। तो इसको 2 वर्गों में बांटा, ये एक नंबर 1 ये और नंबर 2 ये। ठीक है, तो ये दोनों वर्गों में बांटा इनको, सतम वर्ग और केटुम वर्ग।
सतम वर्ग के अंतर्गत ये देखा है, इसको 3 भागों में भाषाओं को विभाजित किया है। पहला है ये भारतीय आर्य भाषा, दूसरा दादरी, तीसरा ईरानी। ठीक है। और भारतीय आर्य भाषाओं को भी के विभिन्न रूप हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये भारतीय आर्य भाषा, भारतीय आर्य भाषा के बाद जो इसका विकास हुआ तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, इसको वैदिक संस्कृत के नाम से जाना गया। और इसके बाद मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, ये भी 3 भाषाओं में रही, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। इसके बारे में सबको पता होगा, मैं बताया था क्लास में कई बार, और शायद जानकारी भी होगी हिंदी के स्टूडेंट को। इनके अंतर्गत ये सारी आ जाती हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, गुजराती, सिंधी, मराठी, पंजाबी, हिंदी, असमी, बंगला, उड़िया। ठीक है, ये आ जाती हैं। इस प्रकार आधुनिक आर्य भाषा के अंतर्गत एक बार देख लीजिए आप, ठीक है, भारतीय परिवार, सतम वर्ग, केटुम वर्ग, 2 वर्गों में बांट दिया। और जो सतम वर्ग है इसके अंतर्गत ये भारतीय आर्य भाषा, दादरी भाषा और ईरानी। ठीक है। और जो अब आते हैं यहाँ पे भारत की बात कर रहे हैं, भारतीय आर्य भाषा के बाद के अंतर्गत ये सभी आ जाती हैं। ठीक है। इस प्रकार जो आधुनिक आर्य भाषा के अंतर्गत हिंदी का उद्भव अन्य भारतीय आर्य भाषाओं जैसे पंजाबी, गुजराती, मराठी, सिंधी, असमी, बंगला, उड़िया के साथ हुआ। इनके कालक्रम को कुछ इस प्रकार से देखो विभाजित किया गया है यहाँ पर। पहला है पुरातन काल। ठीक है, पुरातन काल 500 ईसा पूर्व तक था, यानी वैदिक संस्कृत उसमें बोली जाती थी, इस भाषा का प्रयोग किया जाता था। फिर दूसरा है मध्यकाल। मध्यकाल 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। इसके अंतर्गत ये भाषाएं थी, अरे क्या है, मध्यकाल के अंतर्गत ये पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। तीसरा है, ये पहला हो गया। तीसरा आधुनिक काल। आधुनिक काल जो है 1000 ईस्वी से अब तक। इसके अंतर्गत हिंदी तथा अन्य भारतीय आर्य भाषाएं हिंदी एवं अन्य भारतीय आर्य भाषाएं सभी आ जाती हैं। प्रथम सदी के आते आते यहाँ पर प्रथम जो सदी आई थी उसके आते आते सामान्य अभिव्यक्ति की भाषा में परिवर्तन हुआ। ये परिवर्तन जो है प्राकृत भाषा के नाम से जाना गया। ठीक है, प्राकृत भारतीय भाषाओं के नाम से जाना गया। अरे इस कालखंड के दौरान कई क्षेत्रीय बोलियां भी प्रचलन में थी। इनमें शौरसेनी, पैसाची, देखो ये सब लिखा हुआ है, ब्राचड, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी। ठीक है, जो प्राकृत हैं, प्राकृतों से ही विभिन्न रूपों में अपभ्रंशों का उद्भव एवं विकास हुआ। अपभ्रंशों के इस विकास में हिंदी भाषा का उद्भव स्पष्ट दिखाई देता है। देखो ये आप देख रहे हैं, इधर ये अपभ्रंश है और ये इनकी बोलियां हैं, अपभ्रंश और ये इनकी बोलियां हैं। तो बोलियों में पहले अपभ्रंश है शौरसेनी। शौरसेनी के अंतर्गत ये सब बोलियां जाती हैं, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती और पहाड़ी, ये। ठीक है। और सेकंड है ये पैसाची। पैसाची के अंतर्गत लहरा और पंजाबी भाषा जाती है। तीसरी है ब्राचड, इसके अंतर्गत सिंधी। और चौथे नंबर पर है महाराष्ट्री, ये है मराठी। और 5वें पे ये मागधी, तो इसके अंतर्गत बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया ये भाषा जाती है। और जो लास्ट में है अर्धमागधी जो भाषा के अंतर्गत पूर्वी हिंदी जो भाषा है वो इसके अंतर्गत आती है। इस प्रकार जो है शौरसेनी, मागधी और अर्धमागधी के रूपों में हिंदी का विकास हुआ। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी परिभाषाओं की। तो कई विद्वानों ने परिभाषित किया है भाषा को। सबसे पहले हम बात करते हैं, आप ये तो सबको पता ही है, मनुष्य अपने भाव, विचारों और अनुभूतियों को भली भांति केवल ध्वनि संकेतों के माध्यम से ही अभिव्यक्त करता है। संकेतों को शाब्दिक भाषा और ध्वनि संकेतों को
संकेतों को अशाब्दिक वर्बल और नॉन वर्बल के बारे में मैंने क्लास में बताया था आपको, कम्युनिकेशन जो करते हैं। तो यहाँ पर अशाब्दिक और शाब्दिक भाषा, ठीक है। तो अशाब्दिक भाषा जो होती है उसमें संकेतों का प्रयोग किया जाता है, और शाब्दिक भाषा होती है उसमें ध्वनि का प्रयोग किया जाता है, बोला जाता है आवाज़ से, ठीक है। आप ऐसा करिए, आप ऐसा करिए। और जो अशाब्दिक भाषा होती है उसमें आँखें निकालनी, इशारे कर दिए, नहीं, ठीक है। इशारे से पता लग जाता है कि ये सर कोई व्यक्ति कार्य करने को मना कर रहा है, ठीक है। और शाब्दिक भाषा में कहा जाएगा तो वहाँ साफ मना कर दिया जाए कि आपको ये कार्य नहीं करना, ये है, ठीक है। तो भाषा जो है एक तरीके से वह साधन या माध्यम माना गया है जिसके द्वारा जो है मनुष्य अपने मुख्य विचारों, भावों, इच्छाओं, विचारों और सामग्री को इधर से उधर ट्रांसफ़र करता है, आदान प्रदान करता है, भावों का विचार आदान प्रदान करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसको संसार में भाषा की जो व्याख्या है सर्वप्रथम संस्कृत आचार्यों ने की थी। पाणिनि, जो एक नाम सुना होगा हमने, पाणिनि संस्कृत व्याकरण के प्रणेता माने गए हैं। उनके बाद इस क्षेत्र में वार्तिककार कात्यायन और पतंजलि ने कार्य किया था। पतंजलि ने भी भाषा को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया है। भाषा वह व्यापार, इन्होंने कहा है कि भाषा वह व्यापार है जिससे हम वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, ठीक है। दूसरी परिभाषा दी है सुमित्रानंदन पंत ने। इन्होंने कहा है भाषा संसार का नादमय चित्र है, ध्वनिमय स्वरूप है, ये विश्व की हृदय तंत्री की झनकार है जिनके स्वर में अभिव्यक्ति होती है, ठीक है। नेक्स्ट है काव्यादर्श के अनुसार इन्होंने कहा है यदि शब्द रूपी ज्योति से ये संसार प्रदीप्त ना होता तब ये समस्त संसार अंधकार में हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट है रामचंद्र वर्मा। इन्होंने कहा है कि भूख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का वह समूह जिसके द्वारा मन की बात बताई जाती है वह भाषा कहलाती है। ये तो समझ रहे होंगे कि मुंह से उच्चारण होने वाले वे शब्द, वे वाक्य, वे वे समूह या फिर वे समूह जिसके द्वारा मन की बात बताई जाती है वो भाषा कहलाती है। जो कितनी आसान परिभाषा है। नेक्स्ट है क्रोच। क्रोच ने कहा है कि भाषा अभिव्यक्ति की दृष्टि से उच्चारित एवं सीमित ध्वनियों का संगठन है। यहाँ आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति, भाषा अभिव्यक्ति की दृष्टि से अगर देखा जाए तो उच्चारित यानी जो उच्चारण हो रहा है ये वह जो है सीमित ध्वनियों का संगठन है। मतलब कुछ आवाज़ जो है सीमित है, जैसे आप कह रहे हो आज, तो यहाँ पर आज से संबंधित ही ध्वनि निकालेंगे आप, तभी तो कह पाएंगे आज। आप कहते हैं भारत या मेरा नाम ये है, तो यहाँ पर मेरा नाम ये अगर कोई सेंटेंस बोल रहे हैं तो जो ध्वनि है वो एक सीमित है, ठीक है। नेक्स्ट है स्वीट। स्वीट के अनुसार इन्होंने दो परिभाषाएं दी हैं। पहले में कहा है कि ध्वन्यात्मक, वही ध्वनि की बात हो रही है, शब्दों के द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। और दूसरा कहा है कि शब्दों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति ही भाषा है। मतलब आप यहाँ लिख भी सकते हैं। कुछ लोग अगर नहीं इसको समझ पाएँ, ध्वन्यात्मक को आप ध्वनि भी बोल सकते हैं। ध्वनि शब्दों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति ही भाषा है। नेक्स्ट प्लेटो ने कहा है कि विचार आत्मा की मूक एवं ध्वन्यात्मक बातचीत है, पर वही जब ध्वन्यात्मक होकर ओंठों पर प्रकट होती है तो उसे भाषा की संज्ञा दी जाती है, ठीक है, या भाषा की संज्ञा देते हैं। इसी क्रम में इसको बिलोच एवं ट्रेगर ने कहा है कि भाषा स्वैच्छिक ध्वनि संकेतों की वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से कोई सामाजिक समूह सहयोग एवं अंतःक्रिया करता है, ठीक है। तो इस प्रकार काफ़ी लोगों ने इसको विद्वानों ने परिभाषित किया है। परिभाषाएं तो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। एक परिभाषा और एक है भारतीय आधुनिक, अगर हम बात करें हमारे देश में आधुनिक काल में भी इस क्षेत्र में बहुत कार्य हुआ है। भारतीय भाषा वैज्ञानिकों की दृष्टि से कहा जा सकता है कि विचार की अभिव्यक्ति के लिए किसी समाज द्वारा स्वीकृत जिन ध्वनि संकेतों का व्यवहार होता है उसे भाषा कहा जाता है, ठीक है। ये इसकी परिभाषा हो गई, इसका विकास हो गया।
नई वीडियो नई लेक्चर के माध्यम से आगे अध्ययन करते हैं उसकी विशेषताओं के बारे में और प्रकृति के बारे में। ठीक है, थैंक यू।